आज के इस जायजे में हम एक ऐसे तारीखी फैसले पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त पूरे यूरोप की माइग्रेशन पॉलिसी को हिलाकर रख देगा। स्पेन ने कुछ ऐसा किया है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेन के नए शाही फरमान यानी रॉयल डिक्री की, जो रातों रात लाखों तारकीन वतन की जिंदगी और मुल्क की मईशत का रुख बदलने वाला है। तो चलें, बगैर किसी ताखीर के सीधा हकायक की तरफ चलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर करें। 5 लाख, निस्फ मिलियन के करीब ऐसे तारकीन वतन जो इस वक्त स्पेन में बगैर किसी कानूनी दस्तावेज के रह रहे हैं, इस साल कानूनी हैसियत हासिल कर सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दहाइयों की सबसे बड़ी एमनेस्टी है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कानूनी दायरे में लाने का मतलब है कि लेबर मार्केट और समाजी ढांचे में एक जबरदस्त तब्दीली आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं का इहाता करेंगे। हम इस तारीखी रेगुलराइजेशन की बात करेंगे, ये देखेंगे कि इस एमनेस्टी का असल अहल कौन है, यूरोपीय यूनियन की सरहदों के हवाले से उड़ने वाली अफवाहों का फैक्ट चेक करेंगे, इंतजामी रुकावटों पर बात करेंगे और आखिर में मईशत पर इसके गहरे असरात का जायजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके वसीतर सियासी मंजरनामे से। स्पेन के लिए एमनेस्टी कोई बिल्कुल अनोखी बात नहीं है। 1986 से 2005 के दरमियान 6 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन 2005 के बाद से अब तक ये सबसे बड़ा कदम है। और जाहिर है, जब कदम इतना बड़ा हो तो एक गर्मा-गर्म सियासी बहस तो होनी ही है। अगर हम हुकूमत का यानी सांचेज इंतजामिया का नुक्ता नज़र देखें तो उनके नज़दीक ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक मुनसिफाना इकदाम और ज़रूरत है। उनका सीधा सा इस्तिदलाल ये है कि जो लोग पहले ही स्पेन में मौजूद हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और मुआशरे में रिच बस गए हैं, उन्हें बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। और साथ ही साथ गैर रस्मी मईशत को बाकायदा बनाना वक्त की अहम ज़रूरत भी है। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। क़ुदामत पसंद अपोजिशन यानी पार्टी दो पॉपुलर के खदशात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर समझना भी इतना ही अहम है। उनका मानना है कि इतनी बड़ी एमनेस्टी देने से एक पुल फैक्टर पैदा होगा, यानी मजीद गैरकानूनी हिजरत की हौसला अफजाई होगी। उनका वजह तौर पर यह सवाल है कि अचानक लाखों लोगों को सिस्टम में शामिल करने से सेहत और तालीम जैसी अवामी खिदमात पर जो शदीद दबाव पड़ेगा, उसे कैसे संभाला जाएगा। अब इस सियासी बहस को एक तरफ रखते हैं और सीधा ज़मीनी हक़ाइक़ पर आते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि इस एमनेस्टी का असल अहल कौन है, कानून दरअसल क्या कहता है और दरख्वास्त देने वालों को किन कानूनी मराहिल से गुजरना होगा। अगर हम सरकारी मतन की बात करें तो रॉयल डिक्री 316/2026 के तहत अराइगो एक्स्ट्राऑर्डिनारियो यानी एक ख़ास किस्म के ताल्लुक़ की बुनियाद पर यह सहूलत दी जा रही है। इसकी बुनियादी शराइत काफ़ी सीधी हैं। दरख्वास्त गुजार का बालिग होना, स्पेन में मौजूदगी का सबूत और मुजरमाना रिकॉर्ड का बिल्कुल साफ होना लाजमी है। यही वो कानूनी बुनियाद है जिस पर इस पूरी मुहिम की इमारत खड़ी की गई है। इस नई हंगामी एमनेस्टी और मौजूदा मुस्तकिल कानून के दरमियान फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। आम हालात में अराइगो सोशल के जरिए कानूनी हैसियत पाने के लिए कम से कम 2 साल की रिहाइश और एक पक्की मुलाजमत का मुआहदा दरकार होता है, जो कि सच में एक लंबा और कठिन रास्ता है। लेकिन ये 2026 की एमनेस्टी, ये तो एक आर्जी और हंगामी कदम है। इसमें सिर्फ 5 माह की मुसलसल रिहाइश साबित करनी है और सबसे हैरानकुन बात, शुरू में किसी मुलाजमत के मुआहदे की भी कोई शर्त नहीं है। ये वाकई एक बहुत बड़ी रियायत है। और ये बात जहन में रहे कि ये दरवाज़ा हमेशा के लिए नहीं खोला है। इसकी टाइमलाइन इंतहाई सख्त है। फ़ायदा उठाने वालों के लिए यह साबित करना लाजमी है कि वो 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन में मौजूद थे। पोर्टल 20 अप्रैल 2026 को खुलेगा और ठीक 30 जून 2026 को बंद हो जाएगा, यानी ये एक वन टाइम विंडो है। इस दौरान मुसलसल रिहाइश के सबूत जैसे कि म्यूनिसिपल रजिस्ट्रेशन या यूटिलिटी बिल्स जमा करवाना इंतहाई ज़रूरी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेन के इस फैसले ने मुल्क से बाहर, खास तौर पर पूरे यूरोप में एक तहलका सा मचा दिया है। माइग्रेशन वैसे ही एक हसास मौजू है, तो अब हम इन दावों का फैक्ट चेक करेंगे जो यूरोपीय यूनियन की सरहदों के हवाले से किए जा रहे हैं। खुराफात क्या हैं और हकीकत क्या? सबसे बड़ा सवाल जो आजकल खबरों में गूंज रहा है वो ये है कि क्या इससे पूरे यूरोप में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त मिल जाएगी। ख़ास तौर पर फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने यह दावा किया है कि एमनेस्टी पाने वाले लाखों अफराद अब पूरे यूरोप में फैल जाएंगे। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? AFP और यूरोन्यूज़ जैसे फैक्ट चेकर्स ने इस दावे की हकीकत को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। असल बात यह है कि ये परमिट सिर्फ और सिर्फ स्पेन के अंदर काम करने और रहने के लिए कारआमद है। हाँ, शेंगन कवानीन के तहत ये लोग 180 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक सियाहत के लिए सफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क में जाकर मुस्तकिल बसने या काम करने की कतई कोई इजाज़त नहीं है। अगर किसी को फ्रांस में जाकर रहना है तो उसे मामूल के मुताबिक फ्रांसीसी कवानीन के तहत अलग से वीज़ा ही लेना पड़ेगा। अब जरा तस्वीर का एक और पहलू देखते हैं।
قانون تو پاس ہو گیا، لیکن نصف ملین درخواستوں کو صرف چند مہینوں میں پروسیس کرنا یہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں فائلوں کا اچانک آ جانا کسی بھی بیوروکریٹک نظام کا گلا گھونٹ سکتا ہے۔ اب ہم اس لاجسٹک دباؤ اور انتظامی رکاوٹوں کی بات کریں گے۔ شروعات میں صورتحال کافی تشویشناک ہو گئی تھی۔ سول سروس یونین نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ موجودہ عملہ اس قدر بڑے طوفان کو سنبھالنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بغیر تیاری کے اتنے بڑے پروگرام کا آغاز دفاتر کو مفلوج کر دے گا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ عملے نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی دھمکی دے ڈالی۔ ذرا سوچیں، اگر یہ ہڑتال ہو جاتی تو یہ پورا پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا۔ لیکن پھر ایک بڑے بحران کو ٹالنے کے لیے حکومت کو فوری حرکت میں آنا پڑا۔ جلد ہی ایک معاہدہ طے پا گیا، تنخواہوں میں 10 سے 18% تک کے اضافے کی منظوری دی گئی، 700 خالی اسامیاں پور کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور خاص طور پر اس پروگرام کے لیے 400 عارضی کیس ورکرز تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہر فائل پر صرف 30 دن کے اندر فیصلہ ہو سکے۔ اس مستعدی نے ایک بڑے انتظامی تعطل کو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن کامیابی سے روک لیا۔ آخر میں ہم اس پورے معاملے کے سب سے اہم پہلو پر بات کریں گے: معاشیت۔ ان تمام قانونی اور انتظامی مراحل کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ وہ ہے غیر رسمی یعنی شیڈو اکانومی کو نظام کا باقاعدہ حصہ بنانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسپین کی کئی کلیدی صنعتیں اس وقت مزدوروں کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ زراعت ہو، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہو یا ہوم کیئر، ان کا دار و مدار بڑی حد تک لاطینی امریکہ اور افریقہ سے آنے والے ورکرز پر ہے۔ جب تک یہ لوگ غیر قانونی حیثیت میں رہتے ہیں، یہ انڈسٹریز بھی عدم استحکام کا شکار رہتی ہیں۔ انہیں قانونی دائرے میں لانے کا مطلب دراصل ان اہم شعبوں کی لائف لائن کو محفوظ بنانا ہے۔ اور اس کے معاشی اثرات واقعی دور رس ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو سیدھا ریاست کو ہوگا کہ سوشل سیکیورٹی کی مد میں باقاعدہ آمدنی شروع ہو جائے گی۔ اسپین یورپ کے کئی اور ملکوں کی طرح تیزی سے بوڑھی ہوتی ہوئی آبادی کا ملک ہے، اور نئے کام کرنے والے نوجوانوں کے بغیر پینشن کے نظام کو سنبھالنا ناممکن ہے۔ اور اجروں کا کیا؟ جو کمپنیاں مجبوری میں لوگوں کو چھپ کر کام پر رکھتی تھیں، اب وہ انہیں باقاعدہ پے رول پر لا سکیں گی۔ اس سے استحصال بھی کم ہوگا اور کمپنیوں کے لیے قانونی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو پورے یورپ کے لیے غور طلب ہے۔ ایک طرف جہاں یورپ کے بیشتر ممالک اپنی سرحدیں سخت کر رہے ہیں اور ہجرت کی پالیسیوں کو محدود کر رہے ہیں، وہیں اسپین نے شیڈو اکانومی کو قانونی شکل دینے کا یہ انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا اسپین کا یہ اوپن ماڈل ہنرمندوں کی کمی اور عمر رسیدہ آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے پورے یورپ کے لیے ایک نیا اور کامیاب بلو پرنٹ ثابت ہوگا، یا پھر آنے والے وقت میں یہ ایک انتباہ کی صورت اختیار کر لے گا؟ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر آنے والے برسوں میں دنیا بھر کی گہری نظر رہے گی۔